निगाहों के तसादुम से अजब तकरार करता है। निगाहों के तसादुम से अजब तकरार करता है। यकीन लेकिन नहीं, यकीन कामिल नहीं लेकिन गुमा है प्यार करता है। लरज़ जाती हूँ ये सोच कर कहीं काफिर न हो जाऊँ कि दिल उसकी पूजा पर बड़ा इसरार करता है। उसे मालूम है शायद मेरा दिल है निशाने पर, लबों से कुछ नहीं कहता नज़र से वार करता है। मैं पूछती हूँ ख्वाब में उससे मुझसे मोहब्बत है। मैं आँखें खोल देती हूँ वो जब इजहार करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का बेहतरीन और सबसे अहम टॉपिक क्वांटम नंबर पढ़ाने के लिए मैं आपको हाज़िर हुआ हूँ। मुझसे ये टॉपिक पढ़ने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। ज़ाहिर है आप फ़ायदे के लिए ही मुझसे पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उस पहलू से आपको ये लेक्चर डिलीवर करूँ कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। बच्चे, क्वांटम नंबर आज का हमारा टॉपिक है और हमने इस टॉपिक का आगाज़ परवीन शाकिर की गज़ल से किया। तो आओ फिर शुरू करते हैं क्वांटम नंबर। देखें, क्वांटम नंबर को समझाने से पहले मैं आपके गोश गुजार एक और चीज़ करना चाहूँगा। एक शख्स है जिसको आपने देखा, एक शख्स है जिसको आपने कहीं देखा, किसी शादी पर, किसी फंक्शन पर आपने उसको देखा, वो आपको अच्छा लगा, अब अगला स्टेप क्या होगा? आप उसका एड्रेस जानना चाहते हैं कि हमें पता चले कि ये खूबसूरत इंसान कौन है। ये वही इंसान है जिसके लिए शेर लिखा गया था ना, अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की क़ज़ा होती है। तो देखें, इस शख्स का आपको क्या चाहिए? आपको इस शख्स का एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस में सबसे पहले आपको इस शख्स के सिटी का नाम आना चाहिए कि ये कौन से शहर से ताल्लुक़ है इसका, कित्थू आए हैं, केड़े शहर दें, गल गल ते पिया बड़े हासे मार दें। ओके, तो सिटी कौन सा है, शहर कौन सा है। जब शहर पता चल जाएगा तो आप इसका ब्लॉक ढूंढेंगे, BLOC के, जहां वो रहता है। ब्लॉक ढूंढने के बाद आप उसकी स्ट्रीट की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी गली में मेरा महबूब रहता है। जब गली का पता चल जाएगा तो आपको हाउस का पता करना पड़ेगा। अंदर गहराई में जाएं तो हाउस के बाद आपको महबूब के रूम का पता करना पड़ेगा, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा है, वो कोठी में रहता है, खूबसूरत जो है। और फिर उसके बाद रूम के बाद जब आप उसका रूम पता कर लेंगे तो वो जगह आप तलाश करेंगे जहाँ पर वो बैठता है, जहाँ वो आराम करता है, जहाँ वो बैठकर अपने काम करता है, वो यानी उसका अपना स्पेशल जो बेडरूम होगा उसको तलाश करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ना, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें हैं एड्रेस ऑफ एनी पर्सन। किसी शख्स का एड्रेस है, उसका पता है। अच्छा, सबसे बेहतरीन बात ये है, ये तमाम एड्रेस जानने के लिए आप लोगों की हेल्प लेंगे। मेरे बच्चे मुझसे एक सवाल करते हैं, सर हम ये तमाम चीज़ें लोगों से क्यों पूछें? हम डायरेक्ट किसी एक बंदे को पकड़ के उस बंदे का नंबर ले लें तो हमें वो बंदा सब कुछ ही बता देगा। अच्छा चलो, एक लम्हे के लिए मैं कह दूं कि आपने नंबर ले लिया तो वो बंदा बड़ा जालिम है, अननोन नंबर पे राब्ता नहीं करता। वो फ़ौरन क्या करता है, फ़ौरन जिसका भी अननोन नंबर की कॉल आए उसको वो ब्लॉक कर देता है। जब वो ब्लॉक कर देगा तब आप उसका एड्रेस कैसे फाइंड आउट करोगे? वो तो अपना नाम बताना ही पसंद नहीं करता। तो उसके लिए आप मुख्तलिफ लोगों का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर उस महफिल का जो सबसे बड़ा चेयरमैन था, आपने उससे पूछा ये फ़लाँ शख्स कौन था,
किस सिटी का रहने वाला है, उसने आपको उसका नाम बताया और शहर का नाम बताया। एक बंदे ने शहर का नाम बताया, आप शहर का नाम पूछकर चले गए उसके शहर में, वहाँ जाकर आपने उसके नाम को इंट्रोड्यूस करवाया और किसी और शख्स ने आपको उसके ब्लॉक के बारे में बताया, फिर किसी और शख्स ने आपको उसकी गली के बारे में बताया, फिर किसी और शख्स ने आपको उसके घर के बारे में बताया, और जब घर पहुँचे तो घर पे गेट पे माली या कोई चौकीदार खड़ा था, उसको आपने कोई 2-3 जो है ना मोहब्बत भरी बातें सुनवानी है, वो आपका फ़ैन हो गया तो उसने आपको आपके महबूब जो आपको एक ही नज़र में पसंद आ गया है उसके बारे में डिटेल दे देनी है। तो ये था किसी एक शख्स का एड्रेस। अब आप मोहब्बत की दुनिया से वापस आ जाएं, अब आप आएँ हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में। जो हमारी केमिस्ट्री की दुनिया है, इसमें जो हमारा महबूब होगा आज के टॉपिक में वो होगा इलेक्ट्रॉन। सर जी तुसी बोर ही कर दिता, नहीं पाई, इलेक्ट्रॉन ही हमारा महबूब है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं लव स्टोरियाँ बताने नहीं आया। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। अब हम चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में पता चले, मतलब हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन की ईच एंड एवरीथिंग का पता चल जाए, हर चीज़, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किस हाल में रहता है, कितना घूमता है, कितनी एनर्जी है, कितना रेडियस है, ईच एंड एवरीथिंग हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम करनी है। मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस चाहिए। तो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा हमें क्वांटम नंबर्स से। क्वांटम नंबर्स वो लोग हैं जिन लोगों से अलग अलग आपने शख्स का पता पूछा था। इधर क्वांटम नंबर्स हैं, नंबर समझते हैं ना, 1 0 3 2 -4 -6, ये नंबर्स हैं। इन नंबर्स को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो मैंने आपके सामने पहली डेफिनेशन जो क्वांटम नंबर की लिखी है वो ये है द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का सेट, नंबरों का सेट, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, विच हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं, टू डिस्क्राइब बयान करने के लिए, आइडेंटिफाई पहचान करने के लिए, लेबलिंग शनाख्त करने के लिए, ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, वो नंबर्स, वो वैल्यूज़, वो न्यूमेरिकल नंबर्स जो हमें इलेक्ट्रॉन के डिस्क्रिप्शन, इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन की लेबलिंग के बारे में बताएं, उन्हें कहते हैं क्वांटम नंबर्स। और सुने, मैंने ना 3 लफ्ज़ लिखे हैं, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई और लेबल। मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ दिल। दिल के बारे में सुना है कभी? दिल है के मानता नहीं। डी से है डिस्क्राइब, आई से है आइडेंटिफाई, एल से है लेबलिंग। इस तरह से मैं नहीं भूलता ये 3 लफ्ज़। डेफिनेशन एक आपके सामने एक्सप्लेन हो गई। दूसरी डेफिनेशन कौन सी है? दूसरी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विच गेव, जो देते हैं एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। बात सुनिए, ये जितने क्वांटम नंबर है ना, ये क्वांटम नंबर किसने पेश किए हैं? श्रोडिंगर की मेहनत है। तो ये जो क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पेश करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल उसका हल देते हैं हमें ये क्वांटम नंबर्स। ये डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है। और आखिरी डेफिनेशन क्या है? ये द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एक्सप्लेन कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाह भाई वाह, ये तो बहुत आसान है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का सेट जो हमें मुकम्मल इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में आगाही दे, उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं क्वांटम नंबर्स। ओके, कंसेप्ट पक्का। अब सुनो, अब ना मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने लिखा 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं, यानी 4 ऐसे क्वांटम नंबर्स हैं जो हमें पूरे इलेक्ट्रॉन के बारे में हर मालूमात प्रोवाइड करेंगे। नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल s से जाहिर करते हैं, स्मॉल n से जाहिर करते हैं। दूसरा है एज़म्यूथल क्वांटम नंबर,
जिसको आप स्मॉल l से जाहिर करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल m से जाहिर करते हैं। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल s से जाहिर करते हैं। आज हम दो क्वांटम नंबर इस टॉपिक में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। तो आइए पहले मैं आपको ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझाता हूं, फिर मैं आपको एज़म्यूथल क्वांटम नंबर भी समझा दूंगा। और दूसरा लेक्चर जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर को इकट्ठे पढ़ेंगे। तो आओ मेरे बच्चे, पहले नंबर पे आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल, PRINCIPAL। ये वही प्रिंसिपल है, PLE वाला नहीं लिखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ओके, ये क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? क्या है देखो मेरी बात सुनो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जाहिर करते हैं n से, और इसकी वैल्यूज शुरू होती हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे चलते जाए, ठीक। अच्छा, ये जो n है ना, ये इस n को नाम दिया था नंबर ऑफ शेल्स का, यानी n ऐसा है जो नंबर ऑफ शेल्स को डिस्क्राइब करता है। और ये बात किसने कही थी? बूहर ने। यानी बूहर ने कहा था n क्या है? n नंबर ऑफ शेल्स है। अगर n 1 है तो पहला शेल है, n की वैल्यू 2 है तो दूसरा शेल है, n की वैल्यू 3 है तो तीसरा शेल है। मगर श्रोडिंगर ने क्या किया? उसने इसी n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम दे दिया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम किसने दिया? श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने इसको किसका नाम दिया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, ठीक है। ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और इसकी वैल्यूज हैं 1, 2, 3। अच्छा, n की जो वैल्यूज हैं वो नॉट इक्वल टू 0। n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। इसकी पहली वैल्यू 1 होती है, 0 से ये शुरू नहीं होता। और नॉट इक्वल टू नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होती। और नॉट इक्वल टू फ्रैक्शनल, यानी पॉइंट में भी n की वैल्यूज नहीं होती। ये n की वैल्यूज हो गई। ओके, अगली बात। अब ये जो n है, ये n हमें क्या क्या बताता है? कौन कौन सी चीजें हैं जो n से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो बच्चे, n हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है, शेल्स के बारे में। और शेल्स का दूसरा नाम ऑर्बिट भी होता है, ये बूहर ने बताया था। और इनका तीसरा नाम एनर्जी लेवल भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे, एनर्जी लेवल भी होता है। ओके, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो आपने ये याद करना है कि k शेल होगा। और अगर n की वैल्यू 2 है तो आपने ये याद रखना है कि l शेल होगा। और अगर n की वैल्यू 3 है तो आपने ये याद रखना है m शेल होगा। और अगर n की वैल्यू 4 है तो आपने ये याद रखना है n शेल होगा। और अगर n की वैल्यू 5 है तो ये l, k, l, m, n, o शेल होगा। और अगर n की वैल्यू 6 है तो p शेल होगा। तो ये क्या हैं? ये शेल्स हैं। ये याद रखना है आपने कि जैसे मैं आपको यूं बताऊं ना, हम एक कॉलोनी में दाखिल होते हैं तो उस कॉलोनी में घर होते हैं और उनके नंबर होते हैं, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा घर। घर के नंबर हो गए। अब उन घरों के नाम हैं, करीम का घर, लैला का घर, मारिया का घर, नालैन का घर, अरूसा का घर, परवीन का घर, ठीक है। अच्छा, अब सारे लड़कियों के घर हैं, अल्लाह माफ़ कर। अब अगली बात सुनना, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। ये किसने बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें घरों के बारे में बता रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के घरों को शेल कहते हैं। मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ, मैं ना लिखता हूँ शेल जो होता है ना, शेल, उसको मैं घर से मुशाबिहत करता हूँ। और इसके अंदर होते हैं सब शेल, मैं आगे चल के बताता हूँ, उनको मैं कमरे से मुशाबिहत करता हूँ। और इनके अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स या इनके ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको मैं 4 पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन की 4 पाई या बेड तस्वुर करता हूँ। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गए शेल्स। अब यही हमें बताएगा कौन? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल। हर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वो एक फार्मूला है
2n की पावर 2। इस फार्मूले की हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉनों की जगह है। तो आइए के शेल के बारे में फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला लगाते हैं 2n की पावर 2। अब के शेल के लिए n की वैल्यू क्या है 1, इसे सॉल्व करें, आंसर आता है 2। इसका मतलब के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा जगह नहीं है, ये एक ऐसा घर है। उसके बाद L के लिए हम 2 इंटू n की पावर 2, और आप समझते हैं L के लिए n की वैल्यू 2 है, इधर 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर आएगा 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें समा सकते हैं। और अगर हम m की बात करें तो 2 और n की जगह 3, आंसर आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम n की बात करें तो n की जगह स्मॉल n की जगह 4 आएगा, उसका स्क्वायर, और ये बन जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि K एक ऐसा शेल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, N में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एंड सो ऑन। हमारी बुक में तो n तक है ना, वैसे आगे भी होते हैं O, P, Q वगैरह वगैरह। ओके, तो ये हो गया। तो किस्सा अल मुख्तसर अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समराइज करूं तो ये हमें क्या क्या बताता है? ये हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, ये हमें बताता है एनर्जी लेवल्स के बारे में, ये हमें बताता है रेडियस या लोकेशन का आइडिया देता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपको याद होगा, आपने पढ़ा था R इज इक्वल टू 0.529 आंगस्ट्रॉम इंटू n का स्क्वायर। आप देखें इस पूरे इक्वेशन में n आ गया है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n चेंज कर देंगे, हर शेल के लिए अलग अलग रेडियस होगा। इसी तरह ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आगाह करता है। और आपको याद है, आपने एनर्जी का फार्मूला लिखा था E इज इक्वल टू -13.315 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, आगे किलो जूल पर मोल। तो इधर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है, ये भी हमें डिस्क्राइब करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ शेल, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और एनर्जी लेवल कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ शेल या एनर्जी लेवल एक ही बात है, रेडियस कितना है उन शेल्स का, और उन शेल्स में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है, या फिर उन शेल्स की अपनी एनर्जी क्या है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम आपको पढ़ाते हैं एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर मैं इसी वीडियो में एडजस्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में ना मैं एज़म्यूथल के बाद मैग्नेटिक और फिर स्पिन क्वांटम नंबर को इकट्ठे ही शामिल कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारा, आपने यकीनन नोट भी कर लिया होगा। तो आइए आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है मेरे बच्चे, तो लें मैं लिखता हूँ हेडिंग के साथ नंबर 2 एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर। एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैं क्या शुरू कर रहा था? मैं शुरू कर रहा था एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। तो बच्चे एज़म्यूथल क्वांटम नंबर जो है, एज़म्यूथल क्वांटम नंबर को हम जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल l से। और याद रखें ये क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करेगा सब शेल्स को। और बच्चे सब शेल्स आप 9th में पढ़ चुके हैं, S, P, D और F, इनको एक्सप्लेन करेगा ये वाला क्वांटम नंबर। शुरू करते हैं ये क्वांटम नंबर। तो बच्चे आपने डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर स्पेक्ट्रल लाइन, जो स्पेक्ट्रम आता है हाइड्रोजन का, उनकी लाइंस को देखा जाए अंडर हाई रेजोल्यूशन पावर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, अच्छी रेजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर अगर आप स्पेक्ट्रल लाइन को देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है कि ईच लाइन हैव सेवरल क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। यानी अगर ये एक लाइन है स्पेक्ट्रम की,
अगर आप इसको अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं तो इस एक लाइन के अंदर क्लोजली स्पेस्ड करीब करीब और लाइंस होती हैं, यानी 3 4 5 लाइनें। यानी अगर ये एक लाइन है ना, जैसे H अल्फा होती है विजिबल बाल्मर सीरीज की H अल्फा, तो उसके अंदर है ना ऐसे 5 लाइनें फर्ज करें पाई जाती हैं यूं, ठीक है। यानी एक लाइन के अंदर वो बारीक बारीक लाइनें होती हैं। आम स्पेक्ट्रोमीटर से तो वो एक ही लाइन नज़र आ रही होती है, मगर जब आप अच्छा स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं तो वो एक लाइन के अंदर छोटी छोटी बारीक करीब करीब क्लोजली स्पेस्ड लाइंस नज़र आती हैं, और इन लाइंस को फाइन लाइंस कहते हैं या मल्टीपल लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो इन लाइंस को कौन एक्सप्लेन करेगा? इन लाइंस को एक्सप्लेन करेगा एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। अब ज़रा सुने, शेल होते हैं ना, शेल, उनको एक्सप्लेन कर गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अब शेल क्या हैं? शेल हैं घर। घर के अंदर क्या होते हैं? कमरे, और कमरे मैंने आपको बताया सब शेल होते हैं। घर के अंदर सब शेल होते हैं। शेल को n ने एक्सप्लेन किया, सब शेल को l एक्सप्लेन करेगा। एज़म्यूथल क्वांटम नंबर कैसे एक्सप्लेन करेगा? तो आइए ज़रा इसको समझते हैं। तो मेरे बेटे, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो L है ना, इस L की वैल्यूज़ जो होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? L की वैल्यूज़ शुरू होती हैं 0 से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 0 से शुरू होती हैं L की वैल्यूज़। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, यही हैं क्वांटम नंबर्स। और जैसे n की वैल्यूज़ 1 से शुरू होती थी, तो ये हमें क्या बताती हैं? मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक लफ्ज़ लिखूँगा कि L वैल्यूज़ ऑफ L, वैल्यूज़ ऑफ स्मॉल l डिपेंड अपॉन वैल्यूज़ ऑफ n। जाहिर है L की वैल्यूज़ n पे डिपेंड करती हैं, यानी n का पता होगा तो L का पता चलेगा ना। जब घर का पता होगा तो कमरों का पता चलेगा ना। जब घर का पता नहीं होगा तो कमरों का कैसे पता चलेगा? तो मैंने इस पूरे टॉपिक में 3 पॉइंट बनाए हैं। पहले पॉइंट में हम देखेंगे सब शेल्स को कैसे ये जाहिर करता है एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा क्या? अगर L इज इक्वल टू 0 हो तो S सब शेल होगा। जैसे हमने पढ़ा था ना, n इज इक्वल टू 1 हो तो K शेल होगा, वैसे ही। और अगर L इज इक्वल टू 1 हो तो P सब शेल होगा। और इसी तरह से अगर L इज इक्वल टू 2 हो तो D सब शेल होगा। और लाइक दैट अगर L इज इक्वल टू 3 हो तो F सब शेल होगा। ओके, हो गया। अच्छा, अब ये तो सब शेल हो गए। SPDF आगे भी हैं, SPDF GHIJ वगैरह वगैरह। अच्छा, अब वो कहता है कि ये जो S है, S सब शेल को S सब शेल क्यों कहते हैं? उसकी वजह है, इसलिए कहते हैं क्योंकि S सब शेल को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका असल नाम है स्फेरिकल सब शेल। स्फेरिकल सब शेल। और P को इसलिए P सब शेल कहते हैं क्योंकि इसका नाम है प्रिंसिपल सब शेल, प्रिंसिपल सब शेल। और D से मुराद है डिफ्यूज्ड सब शेल, और F से मुराद है फंडामेंटल सब शेल। ये सब शेल्स के नाम हैं। यकीनन हमने 9th में ये नाम नहीं पढ़े, हमने 9th में सिर्फ SPDF पढ़ा है। आज इनके नाम आ गए। अच्छा, नाम आने के बाद आपको इनकी शेप्स का भी पता होना चाहिए कि इनकी शेप्स कैसी हैं, शक्लें कैसी हैं। तो S सब शेल की जो शेप होती है ना, वो स्फेरिकल होती है, इसीलिए इसका नाम भी स्फेरिकल सब शेल है। P सब शेल की जो शेप होती है ना बच्चे, वो डम्बेल होती है। डम्बेल जिससे एक्सरसाइज करते हैं, कुछ इस तरीके से इसकी शेप होती है। और S की कुछ यूं गोल शेप होती है। और अगर मैं बात करूं D और F सब शेल की, तो इनकी शेप्स होती हैं कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इनकी शेप्स होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब वो आसानी से ड्रॉ नहीं हो सकती, वो काफ़ी मुश्किल होती हैं। तो ये पहली बात जो मैंने आपको पढ़ाई है, यही ही मैंने आपको पढ़ानी है। अब दूसरी बात जो मैंने आपको पढ़ानी है वो मैं इधर लिखूंगा। सेकंड बात क्या है? मैं लिखूंगा रिलेशनशिप बिटवीन
रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एज़म्यूथल क्वांटम नंबर n एंड l। ये बड़ा ज़बरदस्त है, इससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट तकरीबन क्लियर हो जाता है। तो बच्चे आपने याद रखना है, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो k शेल होगा। हाँ सब जानते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 है तो k शेल होगा। अच्छा, अब अगर k शेल है, n इज इक्वल टू 1 है, तो l की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? l की वैल्यू होगी 0। सर आपको कैसे पता चलेगा कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी? उसके लिए मैं एक फार्मूला बताता हूँ आपको। फार्मूला है n माइनस 1, ठीक है। जो n की वैल्यू है उसमें से एक को माइनस कर दें, जो जवाब आएगा वो l की वैल्यू होगी। जैसे n इज इक्वल टू 1 तो n माइनस 1 माइनस 1 कर दूं तो जवाब क्या आता है? 0। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो k शेल है, और k शेल के लिए l की वैल्यू क्या है? 0 है। आगे चलते हैं। और अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l शेल है। n इज इक्वल टू 2 है तो क्या है? l शेल है। अब समझना, अब क्या बात है, अब ये है कि अगर मैं इस n की जगह पर 2 पुट करूं, माइनस 1 पुट करूं, तो आंसर क्या आएगा? 2 में से 1 चला जाए तो आंसर क्या आता है? 1 आंसर आता है। 1 आंसर आता है। तो इसका मतलब है जो l शेल है ना, उसके लिए जो l शेल है उसके लिए l की वैल्यू 1 होनी चाहिए। l इज इक्वल टू 1। मगर एक बात जहन में रखें, l की जो दूसरी वैल्यू है वो 1 है। पहली वैल्यू l की क्या है? 0 है। पहली वैल्यू l की क्या है? 0 है। तो पहली वैल्यू भी आप लिखेंगे और दूसरी वैल्यू भी लिखेंगे। अगर आप इस फार्मूले से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे ओरली याद रखें कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो k शेल है और l की वैल्यू जो है ना 0 है। अगर l की वैल्यू 0 है तो s सब शेल है, यानी k शेल में s सब शेल होता है। ओके। और अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l शेल है। l शेल के अंदर l की 2 वैल्यूज होती हैं, छोटे l की, ये 0 भी 1 भी। अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन सा सब शेल है? s सब शेल है। और अगर l की वैल्यू 1 है तो कौन सा सब शेल है? p सब शेल है। ओके। इसी तरह अगर n की वैल्यू है 3 तो m शेल होगा। और m शेल में आपको मैं बता दूं कि m शेल में l की 3 वैल्यूज लिखते होते हैं। पहली 3, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2। इससे एक और कॉन्सेप्ट जहन में रखें कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू पहली होगी, एक वैल्यू, यानी l की पहली वैल्यू क्या है? 0। ओके। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की 2 वैल्यूज होंगी, पहली 2 वैल्यूज, l की पहली 2 वैल्यूज। और l की पहली 2 वैल्यूज क्या हैं? 0 और 1। और अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l की यानी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज आप लिखेंगे, और पहली 3 वैल्यूज कौन सी हैं? 0, 1 और 2। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, नीचे वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है, और आप इससे भी कुछ समझ पाएंगे जो मैं अब लिख रहा हूं, परेशान नहीं होना। ओके। अच्छा, अगर l इज इक्वल टू 0 है तो कौन सा सब शेल होता है? ये देखो, ये लिखा हुआ है L0S, L1P, L2D, L3F, तो S सब शेल होता है। ओके। और l इज इक्वल टू 1 तो p सब शेल होता है। ओके। l इज इक्वल टू 2 तो d सब शेल होता है। ओके। अब हम बात करते हैं अगर n इज इक्वल टू 4 है। n इज इक्वल टू 4 है तो कौन सा शेल है? n शेल है। अब देखो, n शेल है ना, इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो l की भी पहली 4 वैल्यूज आप लिखेंगे। l की पहली 4 वैल्यूज ये हैं, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने जहन से काट दें, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब अगर l इज इक्वल टू 0 है तो s सब शेल है, l इज इक्वल टू 1 है तो p सब शेल है, l इज इक्वल टू 2 है तो d सब शेल है, l इज इक्वल टू 3 है तो f सब शेल है। ठीक है, ये बात आप फॉलो कर रहे हैं? जी सर बिल्कुल, हम ये बात फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे बच्चे अगली बात क्या है कि अब सर जी एक मसला है। मसला क्या है? मसला ये है कि इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि के शेल में
एक सब शेल होता है जिसका नाम है एस सब शेल, यानी एस सब शेल, ठीक है। और एल शेल में दो सब शेल होते हैं, एस भी होता है, पी भी होता है, एस भी होता है और पी भी होता है, ओके। एम शेल में तीन सब शेल हैं, एस भी है, पी भी है, डी भी है, ओके। एस भी है, पी भी है, डी भी है। एम एन शेल में चार सब शेल हैं, एस पी डी एफ, ओके। एस पी डी एफ, ये हो गए सब शेल, ठीक। अब बच्चे कहते हैं सर जी ये मिक्स हो रहे हैं, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, हमें कैसे पता चलेगा ये किस शेल का सब शेल है? इसके लिए आप इसके पीछे एन की वैल्यू लगा दें। एन की वैल्यू क्या है? 1। इधर एन की वैल्यू क्या है? 2। इधर भी एन की वैल्यू क्या है? 2। एम के लिए एन की वैल्यू क्या है? 3 3 3। एन के लिए एन की वैल्यू क्या है? 4 4 4 4। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि के शेल में एक सब शेल है जिसका नाम 1s है। एल शेल में दो सब शेल हैं, एक का नाम 2s है, एक का नाम 2p है। एम शेल में तीन सब शेल हैं, 3s 3p 3d। एन शेल में चार सब शेल हैं, 4s 4p 4d 4f। ये बात हमने समझ ली, रिलेशनशिप बिटवीन शेल एंड सब शेल। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बात इधर लिखूंगा, अभी नहीं, पहले मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। नंबर 3 पे मैंने आपको ये बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सब शेल। We can calculate number of electrons in each subshell। हर सब शेल में कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या समा सकते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा इस फार्मूले से, 2 × 2l की l + 1। इस फार्मूले से आपको पता चलेगा कि किस यानी कि किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर l = 0 है तो s है, L = 1 है तो P है, L = 2 है तो D है, L = 3 है तो F है। ये सब शेल हो गए। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट होंगे? आप इस फार्मूले को लगाते जाएं, 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1। अब सब S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2, F के लिए L की वैल्यू 3। सॉल्व करो इसको। जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2 इलेक्ट्रॉन। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 6 इलेक्ट्रॉन। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 10 इलेक्ट्रॉन। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 14 इलेक्ट्रॉन। 2 6 10 14, यानी S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। यानी 4 4 का फर्क है, 2 में 4 जमा करो 6, 6 में 4 जमा करो 10, 10 में 4 जमा करो 14। तो मैं इधर साइड पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो KLMN, ठीक है। तो KLMN एक शेल है, इसमें एक सब शेल होता है जिसका नाम है 1s। उधर से आप देख सकते हैं, इसमें दो सब शेल होते हैं, 2s और 2p। इसमें तीन होते हैं, 3s 3p 4s 3s 3p 3d। इसमें चार होते हैं, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। चार होते हैं इसमें कमरे। अच्छा देखो, ये पहले घर का कमरा, दूसरे घर का S कमरा, दूसरे घर का P कमरा, तीसरे घर का S कमरा, तीसरे घर का P कमरा, तीसरे घर का D कमरा, चौथे घर का S कमरा, चौथे घर का P कमरा, चौथे घर का D कमरा, चौथे घर का F कमरा। अब सुनना, मैंने अभी पीछे आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताया था कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, N में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। ज़रा देखना, ये ऐसा घर है कि जिसमें मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं, और वो 2 लोग किस कमरे में रहेंगे? S में, क्योंकि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। K घर है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, वही 2 इलेक्ट्रॉन किस कमरे में रहेंगे? 1s में। और L में मैक्सिमम 8 लोग रहते हैं, 2 इस कमरे में, 6 इस कमरे में। M में मैक्सिमम 18 लोग रहते हैं, 2 इसमें, 6 इसमें, 10 इसमें। N में मैक्सिमम 32 लोग रहते हैं, 2 इसमें, 6 इसमें, 10 इसमें, 14 इसमें। गिन लें, पूरे होते हैं।
दिस वाज अबाउट द एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। एज़म्यूथल क्वांटम नंबर का एक और नाम है सब्सिडायरी क्वांटम नंबर, इसका एक और नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसका एक और नाम है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।